तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। सिंपल टॉपिक है, लेकिन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो थर्मो और डायनामिक्स इन दो वर्ड्स का आप संधि विच्छेद कर लो। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से निकल के बना, एक थर्म और एक डायनामिक्स। थर्म मतलब हो गया हीट और डायनामिक्स मतलब हो गया चेंजिंग। तो जो भी चेंज हीट में हो रहा है किसी दो बॉडीज के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल देयर आर टू बॉडीज, वन इज कंसीडर्ड एज सिस्टम एंड अदर इज कंसीडर्ड एज सराउंडिंग। बस इसी में पूरा संसार छुपा है, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर। कैसे? पहले हम सिस्टम समझ लेते हैं, सिस्टम होता क्या है। जब सिस्टम की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी फाइनाइट बॉडी या एक बॉडी जिसकी फाइनाइट बाउंड्री होती है, उस पर्टिकुलर बॉडी में होने वाला चेंज इसको हम स्टडी करते हैं, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो जो भी बदलाव आ रहा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू दी वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स इस समय एक सिस्टम का काम कर रही हैं। और जो लैब, जिस लैब में ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, वो लैब इसकी क्या बन गई? सराउंडिंग। यानी कि एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम बिकम्स योर सराउंडिंग। अब अगर हम लैब की वॉल्स को हटा दें तो और बड़ा हो गया हमारा सराउंडिंग। अब जो जो भी वॉल्स है सब हटाते जाओ तो आपका सराउंडिंग क्या हो गया? पूरा यूनिवर्स ही हो गया बेसिकली। तो सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट है यूनिवर्स का, दैट बिकम्स सराउंडिंग। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो सारी स्टोरी यहीं पर है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स हो गया। तो कौन कौन से टाइप के सिस्टम है, अब पहले हमें ये स्टडी करना है। देखो, तीन टाइप के आपके सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सिस्टम होता है। ओपन, नाम ही ओपन है तो सब कुछ ही इसमें ओपन ही रहेगा। क्या मतलब? जैसे आपने एक वेसल ले लिया, उसमें आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, ऊपर इसके ढक्कन नहीं लगाया, अब इसे कवर नहीं किया आपने और इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या होगा? जो पानी है वो गर्म होगा, जो गर्म होने के बाद पानी के वेपर्स बनेंगे, और जब वेपर्स बनेंगे तो वो एस्केप करेंगे, वेपर्स सराउंडिंग में एस्केप करेंगे। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दो चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है। एक हो रहा है आपका एनर्जी और एक हो रहा है आपका मास। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मास का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम आता है हमारा क्लोज्ड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लोज का मतलब क्लोज कर दो। किसे क्लोज कर दो? इसी वेसल को जिसमें से पानी निकल रहा है। अब एक कंटेनर लेकर आओ, एक कवर लेकर आओ, और इस कवर को, लिड को बेसिकली, इस लिड को इस वेसल के ऊपर रख दो। ढक दिया आपने इसको। अब ढकने से क्या होगा कि जो पानी एस्केप कर रहा था, अब वो वाटर एस्केप नहीं करेगा। इसका मतलब जो मास था, अब उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसका एक्सचेंज अभी भी हो रहा है? अगर आप उस बर्तन को टच करने की कोशिश करें तो क्या फील होगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, हाथ जल सकता है, क्योंकि वो एनर्जी का एक्सचेंज लगातार कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्या एक्सचेंज हो सकता है? एनर्जी। किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम है, ये भी अपने आप में एक डिफरेंट सिस्टम है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर इसको एडियाबैटिक भी हम लोग कई जगह बोल देते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना होता है
कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो मास और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो। ऐसे सिस्टम एक्चुअली में 100% परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं होता। कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं हो सकता। कारण क्या है? अगर हम बात करें थर्मस फ्लास्क की, तो थर्मस फ्लास्क गर्म पानी को गर्म रख सकता है, लेकिन उसकी भी एक ड्यूरेशन है, एक लिमिटेशन है। क्योंकि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाने का मतलब है कि ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई एक्सचेंज पॉसिबल हो, मगर ऐसा कोई भी सिस्टम प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है जिसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आई होप सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स क्लियर हो गया होगा, और ये तीनों तरह के आपके ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ध्यान दीजिएगा। अब हम टॉपिक लेके चलेंगे इसी में, सिस्टम के आगे, सिस्टम सराउंडिंग के बाद एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं सिस्टम वेरिएबल्स। इसको स्टेट वेरिएबल्स भी कह देते हैं हम लोग, स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं इसको। अब ये सिस्टम वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन क्या चीज है? देखिए, जो पैरामीटर्स किसी भी रिएक्शन की स्टेट को डिफाइन करने में कैपेबल होते हैं, वो सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं? आपके सिस्टम वेरिएबल्स। जनरली हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं ना, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही हम स्टडी कर रहे होते हैं। और इन तीनों स्टेट्स में जो मेजर फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं उनके स्टेट चेंज करने में, वो है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ये वो पैरामीटर्स हैं जो रिएक्शन के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ऐसे पैरामीटर जो रिएक्शन के स्टेट को डिफाइन कर दें, चेंज करने में हेल्प करें, उन सभी पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम वेरिएबल्स। ठीक है। इसको हम लोग स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं? ये स्टेट फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन की इनिशियल और फाइनल कंडीशन इन पर डिपेंड करती है। रिएक्शन के बीच में क्या हो रहा है इन पर डिपेंड नहीं होती। इसको हम लोग स्टेट फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? पाथ इंडिपेंडेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि मुझे रिएक्शन शुरू करने में पहले क्या पता होना चाहिए? प्रेशर इनिशियल वाला, वॉल्यूम इनिशियल वाली, टेम्परेचर इनिशियल वाली, और फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब क्या बन जाएगा? प्रेशर फाइनल वाला, वॉल्यूम फाइनल वाली और टेम्परेचर फाइनल वाली। ये हमारा बदलाव कब होगा? इनिशियल से फाइनल आते वक्त। लेकिन ये बदलाव कैसे हुआ? तेज हुआ, धीरे हुआ, किस रेट पे हुआ? इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें कोई भी जानकारी नहीं दे पाती है। इसीलिए ये पाथ, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स 2HI। अब ये रिएक्शन मुझे लग रहा है एक स्टेप में हो गई है, लेकिन असल में कभी भी रिएक्शन जिसमें एटलीस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हो, वो चाहकर भी एक ही स्टेप में होना उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि H2 जो होता है, इसके भी 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, आयोडीन में भी 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और रिएक्शन के दौरान ये बेसिकली क्या करते हैं? ये खाली रीअरेंज करते हैं अपने आप को, और रीअरेंजमेंट एक साथ 2 मॉलिक्यूल्स नहीं करते। एनर्जी का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो हमें दिख एक स्टेप में रही है, ये 2 स्टेप में होती है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। वो सिंपली कहती है कि H2 और I2 थे, इन्होंने हीट दी या हीट ली और क्या फॉर्म कर लिया? एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो स्टेट वेरिएबल्स जो किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। इसको हम लोग स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? इनिशियल और केवल
फाइनल पोजीशन पे, पाथ क्या फॉलो किया गया उस पर ये डिपेंड नहीं करती। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। अब एक टर्म आती है वर्क, है ना। वर्क क्या चीज है? बेसिकली वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इन्होंने जो एग्जांपल देने की कोशिश करी है, हमारे 4 तरह के वर्क इन्होंने बताए। एक आइसो, सबके साथ है, ध्यान रखना। एक हो गया आइसोथर्मल, एक हो गया आइसोबारिक, एक हो गया आइसोकोरिक, और एक हो गया आपका एडियाबैटिक। क्या हो गया? एडियाबैटिक। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल की। तो ऑब्वियस सी बात है, आइसो मतलब होता है सेम। एक ऐसा वर्क डन जिसमें रिएक्शन का जो टेम्परेचर था वो क्या कर दिया आपने? कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है। इस दौरान जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क डन हो रहा है, वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, या कोई भी किसी की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। तो बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर जो वर्क डन निकाला जा रहा है दैट इज नोन एज आइसोथर्मल। और आइसोबारिक, बारिक वर्ड में बार छुपा हुआ है, और बार मतलब क्या होता है? प्रेशर, है ना। यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। तो क्या चीज कांस्टेंट हो गई? प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर कांस्टेंट होने पे जो वर्क डन किया जा रहा है उसको आइसोबारिक कहते हैं। अब कोरिक वर्ड में एक कीवर्ड छुपा हुआ है, कोर, और कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो ऐसा ऐसा वर्क डन जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसोकोरिक। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे जनरली हम लोग मिक्स कर देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हम ये मान के चलते हैं कि हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं। ये इसलिए मानते हैं कि जो प्रोसेस है वो इतनी फास्ट होती है कि उसके हीट एक्सचेंज को हम स्टडी नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि ये इसमें एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक साइकिल का टायर एकदम पंचर हो गया या बर्स्ट हो गया, तो जिस पर्टिकुलर ऑरिफिस से वो जब गैस निकल रही होती है, तो वो गैस निकलते वक्त उस पर्टिकुलर ऑरिफिस से गर्म की बजाय ठंडी निकलती है। ऐसा इसलिए ठंडी निकल रही होती है, एक तो ऑरिफिस होता बहुत छोटा सा है, और जब पार्टिकल्स पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करते हैं तो जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी रह गई, तो वहां पे पार्टिकल्स की कोलिजन होती है। तो जो हीट पार्ट रहता है वो कोलिजन की वजह से सराउंडिंग में लॉस हो जाता है, और जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं दे आर कंपैरेटिवली कूलर। तो इसलिए यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, ऐसा मान लीजिए। एम आई क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइप ऑफ वर्क डन को एक्सप्लेन कर रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है। इसके तुरंत बाद एक वर्क डन आता है, अब वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो कैसे होगा देखो, हमने एक पिस्टन ले लिया, उस पिस्टन में मान लो इसमें एक गैस आपने रखी हुई है, और ये गैस जो है ना इसे आप कंप्रेस कर सकते हैं। मान लो आपने पिस्टन पे प्रेशर लगाया और ये dx लेंथ डिस्प्लेस हो गया। इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है, और छोटे से एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो तो एरिया हो गया आपका dA, स्मॉल एरिया। ठीक है। अब हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है?
फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल्स टू पीडीए बन गया। अब हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्स का असर छोटा सा है तो वर्क डन भी छोटा ही होगा आपका। तो इट कम्स आउट टू बी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस। डी एस यहाँ पे डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डी एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू निकालता हूँ तो एफ की वैल्यू हो गई पी डी ए इंटू डी एक्स, ठीक है। और एरिया इंटू लेंथ हम जानते हैं क्या होता है, मैथ्स वाले बताएंगे, जिन्होंने बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है वो बताएंगे एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, पी डी वी, और ये क्या निकाला है आप लोगों ने, डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन है, पी डी वी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है हमारा, प्रेशर इंटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें तो पूरे सिस्टम का निकालना है, तो पूरे सिस्टम को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। जैसे मैंने इसे इंटीग्रेट किया, ये क्या बन गया, 0 टू डब्ल्यू, उसकी लिमिट सेट कर दी, पी बाहर आ गया, डीवी की आपने इंटीग्रेशन कर दी, लिमिट वी इनिशियल से वी फाइनल कर दी। अब हर छोटी चीज की इंटीग्रेशन क्या होती है, बड़ी चीज। तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या हो गई, डब्ल्यू, लिमिट क्या है 0 टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी, डीवी की इंटीग्रेशन वी, लिमिट वी इनिशियल से वी फाइनल। तो ये बना फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा सभी को। एक बात ध्यान रखना, जब आप सिस्टम पर वर्क डन करते हैं, जैसे मैं दबाव डालूं ऊपर से, तो आप नोटिस करेंगे ये अगर इनिशियल वॉल्यूम थी, मान लो ये वी इनिशियल है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है वी इनिशियल। जब दबाव डलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। मान लो ये दब के यहाँ पर आ गया, सिस्टम दब के आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका वी फाइनल है। तो वी इनिशियल ज्यादा था और वी फाइनल कम है। तो हम जानते हैं मैथ्स के हिसाब से, अगर बड़ी छोटी चीज में से बड़ी चीज को माइनस करते हैं तो वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ध्यान रखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब भी आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम इट इज ऑलवेज नेगेटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम करें तो it would comes out to be positive. Am I clear to all? यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे, इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ।